हाँ, कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? पेज नंबर 5 तक है ना बेटा? पेज नंबर 5, ये सब हो गया था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। हाँ, एग्जाम्पल देखो लास्ट में किए थे हमने, आपको रिएक्शनें लिखाई होंगी, है ना? चलो, एक बचा, 3 रिएक्शनें तो लिखाई होंगी। तीनों हो गई थी। हाँ हाँ, अरे यही तो, एक दो ये तीन। हाँ, यहाँ से अब शुरू हो जाए, देखो क्या है। इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। अच्छा बताओ, हम लोगों को कितने फेज मालूम है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? जैसे मान लो एक फेज से दूसरे फेज में जाना है, तो ये क्या हो रहा है, किसमें ट्रांजिशन हो रहा है? फेज टू फेज। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो बेटा, सबसे पहला फेज कौन सा है? हम कहां से शुरू करते हैं? सॉलिड से। सॉलिड से हम कहां जाएंगे? लिक्विड में। लिक्विड से हम कहां जाएंगे? गैस में, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा बताओ, सॉलिड से हम लिक्विड में गए, है ना? लिक्विड से हम गैस में गए, और मान लो गैस से हम फिर लिक्विड में आए, फिर हम लिक्विड से सॉलिड में आए, नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो बताओ क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें हो चुकी हैं, वहीं तक बताओगे, हैं? सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, इंट्रोपी बढ़ रही। बताओ, अच्छा सॉलिड से लिक्विड में गए तो कौन सा टेम्परेचर होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा वाला टेम्परेचर होगा? हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे लिखो, लिखो यहां पे लिखो। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो इस टेम्परेचर का नाम होगा फ्यूजन टेम्परेचर, और जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे लिखो फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, है ना? अच्छा, फ्यूजन का टेम्परेचर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा बताओ, लिक्विड से हम गैस में जाएंगे तो बताओ क्या हो रहा है? लिक्विड से कहां जा रहे हैं? गैस में, है ना? तो क्या होगा? वेपोराइजेशन। तो लिखो वेपोराइजेशन, लिखो वेपोराइजेशन। ठीक है। अच्छा, ये तो इधर से इधर चले गए। अब हम गैस से मान लो लिक्विड में आए, कंडेंसेशन। और मान लो लिक्विड से हम सॉलिड में आए, तो सॉलिडिफिकेशन। अच्छा मान लो सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस पे चले जाएं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अच्छा बताओ, आपको हर फेज का ट्रांजिशन समझ में आ गया? चलो लिख लो, कायदे से लिखना एकदम। अच्छा, ये टेम्परेचर कौन सा बेटा? बताओ, ये टेम्परेचर कौन सा? TM। ये कौन सा? TB। मतलब ये कौन है? ये है मेल्टिंग पॉइंट, और ये है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिख लो। अच्छा देखो, अभी आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ाई नहीं गई है ना? तो एक काम करो, अच्छा इसको पीछे तो किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया। जानते हो, ये बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, है ना? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? तो ये भी पढ़ाया नहीं गया है। तो लिखो जरा, लिखो, लिखो डेल्टा, लिखो बेटा डेल्टा एस, डेल्टा एस
बराबर डेल्टा एच अपान टी। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर बाद ये फार्मूला कहां से पैदा हुआ ये तुम्हें दिखेगा। अच्छा, ये तुम थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, यहाँ 2-3 फार्मूले हमें लिखाने हैं और उसके जस्ट बाद क्या है। अच्छा, ये है, ठीक, लिखो। तो यहां पे लिखना डेल्टा एस ट्रांजिशन, देखो डेल्टा एस इक्वल टू, ये क्या है, डेल्टा एस क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ये वो डेल्टा एस है जिसमें फेज चेंज हुआ होगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से हम गैस में गए होंगे। और जरा उसके सामने लिख लो, डेल्टा एच के सामने ब्रैकेट में लिख लो ट्रांजिशन, और इसी को बंद कर लो। ये आपका जनरल फार्मूला हुआ। जनरल फार्मूला। अब हम ये कहां कहां कैसे लगेगा ये हम आपको सिखा रहे हैं। मालूम सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, तो कैसे ये लगेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब फेज ट्रांजिशन का जनरल फार्मूला क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपान टी। अच्छा, टी क्या हो सकता है, टी या तो हो सकता है टीएम और या हो सकता है टीबी। टी क्या हो सकता है, या तो मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट, ये हो सकते हैं, इनमें से कोई भी होगा। तो नीचे आप पहला पॉइंट लिखो, सारे बच्चे पहला पॉइंट लिखो, लिखो। लिखो सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। इस फार्मूले को पहले किस ट्रांजिशन में लगाना है, जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड में जा रहे हैं। सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं तो बताओ होता क्या है, फ्यूजन, और फ्यूजन टेम्परेचर ही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपान टी। अब बताओ यहां टी क्या रखें, टी, टी बताओ। जैसे इन जनरल हम किसको लेके चलते हैं, वाटर को। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जब कोई सॉल्वेंट आपकी समझ में ना आए तो हम किसके हिसाब से सारी बातें करेंगे, वाटर के हिसाब से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0। यानी टीएम यहां क्या लिखना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हम यहां लिखेंगे किसमें, केल्विन में। तो हम क्या करें, इसी में जोड़ दें 273, तो ये क्या हो जाएगा 273 केल्विन। तो अब ये फार्मूला क्या बना, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपान 273। सीधे फार्मूला, सीधे आंसर। अब हम चाहेंगे कि आप, अब दूसरा, पहला फार्मूला हमने बताया, दूसरा आप हमें बता दें। तो यहां ये फार्मूला इतना याद रखना, ये फार्मूला है, और फिर क्या रखेंगे वो हमने नीचे सिखाया है, क्लियर है। अब हमको कहां से कहां जाना है, मान लो हम लिक्विड से जा रहे हैं कहां पे, गैस पे, या लिक्विड से गैस बोल दे या वेपर बोल दे, गैस भी बोल सकता है, वेपर भी बोल सकता है ना। अच्छा, तो डेल्टा एस क्या होगा, ये बताओ बेटा, वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपान यहां क्या लिखेंगे, टीबी। क्या लिखेंगे, टीबी लिखेंगे। अच्छा, टीबी यहां क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें आप 273 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। और ये उठा के यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा, लिख लो। क्यों भैया, चलो बताओ, ये दोनों फार्मूले लगाने आ गए। अच्छा, जहां पे फेज का ट्रांजिशन हो रहा होगा, यदि आपको डेल्टा एस का कैलकुलेशन करना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, बताओ। इस समय हम पढ़ क्या रहे हैं, इंट्रोपी। और ये किस समय इंट्रोपी हम पढ़ना शुरू किए हैं, जब क्या हो रहा हो, फेज ट्रांजिशन।
ये किस समय की इंट्रोपी हम पढ़ रहे हैं? जब फेज में क्या हो, ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक फेज से दूसरे फेज में वो जा रहा हो। ठीक है, तो जब फेज चेंज होगा, तो जब फेज चेंज होगा, ठीक है भैया। अब देखो, तो यहां दो तरीके के हम फेज चेंज देखेंगे मेनली। कौन सा? सॉलिड टू लिक्विड, और दूसरा देखेंगे लिक्विड टू वेपर या गैस। ठीक है, अब डेल्टा एस का फार्मूला यहां क्या होगा? देखो, आज फार्मूले नहीं रटोगे तो कल सवाल नहीं आएंगे, लिख के रख लो। जितने टाइप के सवाल आते हैं मार्केट में, उतना ही टाइप पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीजेस। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स डेल्टा एच डेल्टा एस मस्ट हैव सेम यूनिट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। मतलब इन दोनों की, यदि इसको आप कैलोरी में लियो तो इसको भी कैलोरी में लो, इसको जूल में लियो तो इसको भी जूल में लो, इसको किलो जूल तो इसको भी किलो जूल, मतलब इनकी क्या रखना? यूनिटों को सेम रखना। ठीक है, आप जरा ध्यान से, यहीं कहीं तुम्हारे पास जगह बची होगी, वहां एक जुगाड़ लिखो। यहीं लिखना, यहां नीचे दूसरी चीज है, तो यहां पे लिखो, लिखो टीवीएस मोटर्स। लिख लो बेटा, लिखो टीवीएस मोटर्स, है ना। देखो, इंट्रोपी को किन किन चीजों से बढ़ाया जा सकता है? एस का मतलब क्या है? इंट्रोपी। किन किन चीजों से बढ़ाया जा सकता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी। यदि दो गैसों को आपस में मिक्स कर दोगे, मोटर का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्सिंग ऑफ गैस। गैसों को यदि आप आपस में मिक्स कर दिया तो इंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इसको लिख लो, इंट्रोपी किसके किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? टीवीएस मोटर्स। ठीक है, टीवीएस मोटर्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ बेटा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, या दो गैसों को मिक्स कर दोगे, दो या दो से ज्यादा गैसों को आपस में मिक्स कर दिए तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलेगा दो गैसों का मोलर मास हमने मिक्स कर दिया, अरे मोलर मास मिक्स किए तो गैसें तो मिक्स किए हो ना, समझ मारा, तो भी इंट्रोपी बढ़ जाएगी। लिख लो बेटा, लिख लो। अभी हम देखो, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ फार्मूले, सिर्फ फार्मूले, सिर्फ फार्मूले होते हैं। इसमें थेरी वेरी नाम के चीज पे बहुत ज्यादा कुछ होता होता नहीं है। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखो हमारी क्या है। तो देखो, हमने यहां पे सिर्फ एक लिखा है। क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंट्रोपी इंक्रीजेज। लेकिन हमने आपको क्या बता दिया है? जुगाड़, कि इनके अलावा इनसे भी बढ़ाई जा सकती है इंट्रोपी को। तो बताओ, इंट्रोपी बढ़ाने का जुगाड़ बताओ। टीवीएस मोटर्स, है ना। अच्छा बताओ, स्कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कोप, SCOP, SCO, हाँ, SCOP, SCOP। स्कोप के स्पेलिंग यही था, SCOP। हमने कहा था परेशान ना होना, स्पेलिंग पे ना जाना। अच्छा बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और प्राइमरी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, पढ़ाया था। अच्छा, पल्मोन का फुल फॉर्म क्या था? पल्मोन, पल्मोन, हाँ, नेमिंग ऑफ IUPAC, नेमिंग के लिए क्या होता है? पल्मोन। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव का, यानी कैटायन का नाम सबसे पहले, है ना। उसके बाद लिगेंड्स का, उसके बाद मेटल का, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद निगेटिव। ठीक है, और यदि मेटल कैटायन ट्रांजिशन एलिमेंट का हुआ, यदि मेटल कैटायन ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग किया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उसके सामने रोमन में ब्रैकेट में लिख के रखा जाता है। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक। जैसे एक Hg वाला हमने कराया था, है ना, मरकरी वाला। मरकरी वाले के सामने हमने मेटल कैटायन था, लेकिन ये मेटल कैटायन कहां का था? डी ब्लॉक का। लेकिन कहीं पोटेशियम आ जाए, सोडियम आ जाए, तो इनकी ना तो संख्या लिखेंगे, ना तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। लिखा गया है, इंट्रोपी चेंज इन
नहीं, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन। तो इररिवर्सिबल नहीं, इनरिवर्सिबल। ठीक है, चलो बताओ फार्मूला। अच्छा बताओ, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेगा। कंप्लीट होने में क्या लेगा? इनफाइनाइट टाइम लेगा। तो बताओ डेल्टा एस का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपान V1। अच्छा एक बात आपने देखी होगी, यहां हमने यह टी छोड़ा है। जब वर्क डन लिखा है तो यहां एन आर टी तीनों लिखाया था, लेकिन इंट्रोपी में टी नहीं होता है। फार्मूले में कौन होगा? एन और आर। ये बड़ी बेसिक बातें जो याद कर लो, नहीं तो मिस प्रिंट लगेगा तुम्हें हर जगह। ठीक है, हमने इसके लिए एक जुगाड़ तुमको नहीं बताया, अब बता रहे हैं, तुम याद रखना। सोनार, ऐसे सोनार, ठीक है। यानी एस के फार्मूले में एन आर आएगा, एस के फार्मूले में एन आर आएगा, टी नहीं आएगा। नहीं तो वहां तुम्हें मिसप्रिंट लगेगा और फिर अगले साल समझ में आएगा कि मिसप्रिंट तो खुद में था। वर्क डन के फार्मूले में एन आर टी तीनों आते हैं, है ना। और एंट्रोपी में सिर्फ एन आर आता है, और गिब्स फ्री एनर्जी में आर और टी आता, वहां एन नहीं आता है। डेल्टा जी के फार्मूले में एन आर कौन आएगा? एन नहीं आएगा, आर और टी आएगा, वहां एन नहीं आता है। क्लियर है? तो अच्छा बताओ, ये फार्मूला आप इसको ये भी लिख सकते हो, 2.303 एन आर लॉग बेस 10 P1 अपान P2। रट लिया फार्मूला? ठीक है, ये देख लो, एकदम दनादन फार्मूले एकदम दिमाग में बिठालते चलो। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा फर्स्ट लॉ हमने बाखूबी पढ़ा। अच्छा फर्स्ट लॉ सुनाओ क्या है जरा? डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कहां फार्मूला है? फिजिक्स का। कहां फार्मूला है? फिजिक्स का। हमने आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बिल्कुल अलग करके हमने बताया है। ठीक है भैया, आगे लिखो। सेकेंड फार्मूला लिखो, लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो टोटल इंट्रोपी, टोटल इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। यदि आपको एक यूनिवर्स अपने सामने देखना हो तो किसके रूप में देखते हो? थर्मोफ्लास्क, है ना, थर्मस बोतल। ये क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका सिस्टम भी वही है और इसका सराउंडिंग भी वही है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है यूनिवर्स। ठीक है भैया, तो लिखो फार्मूला, लिखो, लिखो डेल्टा एस किसका? यूनिवर्स का। ये क्या होगा? हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। मतलब एस टोटल किसका? यूनिवर्स का। इसको क्या लिख सकते हो? टोटल। क्या होगा? हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। अच्छा जीरो से ज्यादा होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, यानी पॉजिटिव है, और वो कहां जा रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नीचे लिखो एस टी क्या होता है? देखो डेल्टा एस, है ना, टोटल बराबर क्या होगा? एस किसका? सिस्टम का, और प्लस एस किसका? सराउंडिंग का। एस सिस्टम और प्लस एस सराउंडिंग। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा?
ज्यादा होगा किससे? जीरो से। अरे यही बात तो लिख दी है मैंने, यही बात तो ये है। देखो एट इक्विलिब्रियम, लिख लो लिख लो। जानते हो डेल्टा एस बहुत गिर सकता है तो जीरो, लेकिन जीरो से कम नहीं गिर सकता है ना। तो यदि कोई चीज जीरो तक आई, इसका मतलब वो निगेटिव कभी नहीं आई, वो हमेशा कहां है? पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव से गिरा तो जीरो आया, अब जीरो से गिरेगा तो निगेटिव जाएगा ना, है ना। और इंट्रोपी अपनी जीरो होती नहीं, तो लिखो बेटा, लिखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। एस इक्वल टू जीरो, तो लिखो इक्विलिब्रियम मींस, लिखो इक्विलिब्रियम मींस साइक्लिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम मींस साइक्लिक प्रोसेस और ओ आर, अथवा when system and surrounding, when system and surrounding are in equilibrium, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। ऐसे लिख लेना, कैसे? ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग कैसे आ जाएं? इक्विलिब्रियम में, फुल स्टॉप। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि या तो प्रोसेस साइक्लिक है और या तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या आ गया? इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा, अब यहां हमारा मैक्सिमम गिर के आया डेल्टा एस, तो कहां आया? जीरो पे, है ना। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि डेल्टा एस टोटल होगा किससे ज्यादा? हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो लिख लो वहां। तो इसमें यह भी लिख सकते हो, मतलब बहुत गिरा तो जीरो, लेकिन निगेटिव कभी नहीं। तो हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। तो अब देखो इसके अंदर सारी कही गई बातें आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब नई हेडिंग किस में पढ़ी होगी? थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ में बस इतना ही पढ़ना था, थर्ड लॉ। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड लॉ जरा एक बार पढ़ लो, सारे बच्चे पढ़ें। फर्स्ट और सेकेंड लॉ एक बार पढ़ डालो सारे बच्चे। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों पढ़ेंगे, अब हम थर्ड लॉ की तरफ चल रहे हैं। लिखो भैया, थर्ड लॉ लिखो, लिखो एट एब्सोल्यूट, लिखो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? हाँ, ब्रैकेट में लिखो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? लिखो जीरो केल्विन और -273 केल्विन, या तो माइनस का इतना और या तो जीरो केल्विन। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा, तुम लोग सही बात नहीं बोल पाते हो, इतना समय लगा देते हो। लिखो, हाँ, अच्छा ये बात थी। हाँ, तो हमने सोचा माइनस में तो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, आगे लिखो। लिखो बेटा, ब्रैकेट बंद करके लिखो इंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो, इज जीरो। क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की कितनी होगी? जीरो। ये कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने कितने लॉ अभी तक पढ़े? तीन। पहला हमने कौन सा पढ़ा? फर्स्ट लॉ पढ़ा, उसके बाद सेकेंड लॉ, और कौन सा पढ़ा? थर्ड लॉ पढ़ा। अच्छा बताओ, फर्स्ट लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? एनर्जी को। सेकेंड और थर्ड लॉ किसको? एंट्रोपी को। इनको कहीं से मेंशन कर लो, कहीं से मेंशन कर लो।
उसके आगे लिख लेना, वो किसके विषय में वो एक्सप्लेनेशन देता है, एनर्जी, और नीचे वाले दोनों एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ इस तरीके से समाप्त हुआ। अब डायरेक्ट सवाल पे आ जाओ। सवाल देखो इसमें लिखा है क्या, सवाल आ जाओ, सवाल लगाओ सारे बच्चे, सवाल पढ़ो। लिखा है द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलोजूल पर मोल एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 75 जूल पर मोल, है ना। एक किलो जूल में है, एक सिर्फ जूल में है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 1 atm इच। सवाल पहले बाखूबी पढ़ो, फिर ये समझो कि कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। वेरी गुड। यहां कौन सा लगेगा फार्मूला, फेज ट्रांजिशन वाला। फार्मूला हमारा क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपान टी, है ना। आप देखो, आप पूछा है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, वेपोराइजेशन का मतलब कहां से कहां गया, लिक्विड से वेपर में गया। तो बताओ टेम्परेचर टीएम हो गया कि टीबी, टीबी। फार्मूला लग गया, अब सब कुछ दिया है। चलो लिखो, सब लोग लगाओ, जल्दी लगाओ। हो गया। अरे टेम्परेचर पूछा है ना, कितना आ रहा, 400 केल्विन। जब 400 तो नहीं आ रहा, 40 आ रहा। अरे टेम्परेचर तो हमने पूछा ही है, डेल्टा एस और डेल्टा टी आपके सवाल में दे रखा है। 400, देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये है, यानी डेल्टा डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, 30 किलो जूल पर मोल, है ना बेटा। इंट्रोपी वेपोराइजेशन कितना दिया, डेल्टा एस इक्वल टू कितना है, 75 जूल पर मोल। तो टी इक्वल टू फार्मूला क्या हुआ, डेल्टा एच अपान डेल्टा एस। अरे है ना, डेल्टा एच है 30, है ना, और इंटू 10⁻³ कर लो, और इसको रख दो 75, यही जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। अरे भैया हमने जूल जूल को अलग कर लिया, किलो को अलग कर दिया। या एक काम करो, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो बताओ जोड़ घटाना करके बताओ कितना आया, 400। सबका सही आ रहा, बेइज्जती ना करवाना है। तक 127 कहाँ आएगा, अच्छा हाँ, चलो लिख लो। टेम्परेचर कितना आएगा, 400 केल्विन। सब जोड़ घटाना गुणा भाग सही है, 400 केल्विन। जोड़ घटाना गुणा भाग गड़बड़ ना करना बेटा, नहीं सब गड़बड़ा जाएगा। चलो आगे लिखो भैया। अच्छा एक और सवाल है, एक और सवाल, पहले इसको लगा लो फिर अगला सवाल। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच एक्सपेंड आइसोथर्मली। देखो, एक्सपेंड आइसोथर्मली और रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम 10 से 100 लीटर। अब आप तो ये तो मालूम होगी ना, V2 और V1 वाला कुछ चक्कर है, और डेल्टा एस का फार्मूला हमने एक जमाने पहले पढ़ाया था, आज को छोड़ के। अरे आज ही पढ़ाया है यार। डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NR log बेस 10 V2 बाई V1, है ना। 2.303, N का वैल्यू है 10 मोल, और R का वैल्यू किसमें है, जूल वूल तो कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, 0.0821, और इनटू लॉग बेस 10, वॉल्यूम बताओ कितना है, V2 100 अपान 10, ये कट गया,
ये log हो गया, log 10 का वैल्यू 1। बस आप भैया एक काम करो, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो बस। अरे 1 का क्या मतलब है ना? इसको मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे, बताओ मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जल्दी जल्दी लगाओ बेटा। हम ये जूल में निकालेंगे आंसर, यदि हम जूल में ले जाएंगे तो 8.3 रख दो, कोई बात नहीं। देखो बेटा यहां हमारे पास सारे रास्ते खाली हैं, क्योंकि यूनिट हमको कोई मेंशन नहीं किया है। ये तो तुम वहां चार ऑप्शन चेक करना, चार ऑप्शन जो दिए उनको चेक करना। यदि जूल में बात कर रहा होगा तो तुम खट से अपना आर का वैल्यू 8.3 रख लो, यदि वहां कैलोरी में बात कर रहा हो तो 2 रख लेना। तो यहां तो आपके पास सारे रास्ते खाली हैं। लो, अब आपका मन है कि हमको जूल में निकालना है, इसको हम हटाए दे रहे हैं, है ना? अब आप जूल में निकालो, ये 8.3 यहां रख लो। हम देखो आर तो चेंज हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ डेल्टा एस, है ना? 8.3 रख लो, तो सीधे अब तो 8.3 रखते ही समझ में आ गया आंसर अब हमारा जूल में आना। रख लो रख लो, 8.3 रख लो, कुछ ना रख लेना, फिर कुछ के हिसाब से यूनिट बनेगी। यदि यहां 2 रख दिए होते तो जूल में चला जाता, हाँ कैलोरी में, और 8.3 रख दोगे तो कहां चला जाएगा? जूल में। हाँ बहु बोल रहे हो हैं? हाँ हाँ। चलो इसको लिख लो बेटा, वह आंसर बताओ कितना रहा? 1.886। अरे यार यहाँ 8.3 से मल्टीप्लाई करो, 191। हाँ सही है, पहले वाला ना बताओ, अब ये बताओ 191, है ना? जूल 191 जूल पर मोल पर केल्विन।